यह वीडियो थैलेसीमिया पर प्रसारित एक पूर्व वीडियो का हिंदी अनुवाद है, जो कि कुछ सब्सक्राइबर्स की इच्छा है। तो इस वीडियो में हमने थैलेसीमिया की सबसे नई गाइडलाइंस, जो कि 2021 में प्रकाशित हुई हैं, उनमें से बिंदु उठाए हैं। तो हीमोग्लोबिन एक अणु की संरचना 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से होती है, जिसमें आयरन का एक अंश होता है, जो कि काले से दर्शाया गया है। जब से शिशु मां की कोख में होता है, तब से जन्म के 6 महीने की उम्र तक जो हीमोग्लोबिन उसमें मुख्यतः होता है, उसे कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन या HbF, जिसकी संरचना होती है 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स। लगभग 6 महीने की आयु पे वयस्क हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ए, मुख्य हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसे हमने पहले ही देखा अल्फा 2 बीटा 2 कहते हैं, या हीमोग्लोबिन ए। साथ ही हीमोग्लोबिन A2 होता है, अल्फा 2 डेल्टा 2 चेन से बना होता है। तो एक वयस्क मनुष्य में HbA 95 to 98%, HbA2 2 से 3% और HbF 0.8 से 2% होता है। तो जैसे साधारण तौर पे हम देखते हैं, अल्फा 2 बीटा 2 होता है। बीटा थैलेसीमिया के मरीजों में या तो बीटा चेन सारी गायब होती हैं, या यूं कहें सारी अल्फा चेन होती हैं, या बीटा चेन कम मात्रा में उत्पन्न होती है। बीटा थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव तरीके से इनहेरिट होती है। इस बीमारी की जीन क्रोमोसोम 11p 15.5 पे होती है। अगर प्रारूपिक तौर पे देखें, मतलब कौन से पेशेंट्स को कितनी बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो 2 प्रकार के थैलेसीमिया होते हैं। वो जिनको कभी कभी या केवल बीच में खून की कमी होती है, उन्हें कहते हैं नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया। और ऐसे थैलेसीमिया के एग्जाम्पल्स हैं माइल्ड हीमोग्लोबिन ई बीटा थैलेसीमिया, HbC बीटा थैलेसीमिया, डिलीशनल HbH या मॉडरेट HbE बीटा थैलेसीमिया। वो बच्चे जिनको आजीवन बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, ऐसे बच्चों के थैलेसीमिया को कहते हैं ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया। और इसमें इंक्लूडेड होते हैं नॉन डिलीशनल HbH बीटा थैलेसीमिया मेजर, सिवियर HbE बीटा थैलेसीमिया। तो अगर आपने जनरल ब्लड पिक्चर करवाया है और उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर है, तो हमें 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस जरूर याद रखनी होगी, मतलब थैलेसीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आप ये टेस्ट कराते हो। इनमें से जो आखिरी 3 टेस्ट हैं, वो मदद करते हैं आपको थैलेसीमिया और आयरन डेफिशिएंसी में अंतर करने के लिए। थैलेसीमिया में आरबीसी काउंट बढ़ा होगा, RDW मतलब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ नॉर्मल होगा, और मेंजर्स इंडेक्स 13 से कम होगा। मेंजर्स इंडेक्स का फॉर्मूला है MCV/RBC काउंट। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए आप 2 टेस्ट करा सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेनेटिक टेस्ट हम कुछ ही पेशेंट्स में कराते हैं, वो जिनको बराबर खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती हो, या वो जिनके माँ बाप दोनों में थैलेसीमिया के जीन्स हों पर लक्षण ना हो, अर्थात थैलेसीमिया ट्रेट। वो जिनके HPLC की रिपोर्ट उनके खून की जरूरत से मेल ना कर रही हो, और जन्म के पूर्व ही उन बच्चों में जिनके माता पिता में थैलेसीमिया होने की संभावना ज्यादा हो। जेनेटिक टेस्टिंग के लिए ये 5 टेस्ट उपलब्ध हैं। अब जन्म से पूर्व जांच के लिए यदि मां की कोख में शिशु 10 से 14 हफ्ते का है, तो हम कोरियोनिक विलस सैंपलिंग करते हैं। यदि 15 से 18 हफ्ते का है, तो हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं। और अगर 18 हफ्ते से ज्यादा की गर्भावस्था हो, तो कॉर्डोसेंटेसिस करते हैं। गर्भावस्था में मां के खून से नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल डायग्नोसिस टेस्ट और कंसेप्शन से पहले भ्रूण में प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। खून चढ़ाने के पहले आपको माता पिता से लिखित सहमति लेनी चाहिए, और अगर चढ़ाते समय कोई रिएक्शन हो तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए। हमें उन्हीं रक्तदाताओं को लेना चाहिए जो स्वैच्छिक हों और जो रक्तदान के पैसे ना लेते हों।
सबसे पहली बार खून चढ़ाने के पूर्व आपको एक्सटेंडेड रेड सेल टाइपिंग करानी चाहिए, मतलब ABO-RH के साथ D, CC, EE और केल नामक एंटीजन और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज का परीक्षण करना चाहिए। उसके बाद आप जब भी खून चढ़ाएं तो कम से कम ABO-RH और एंटीबॉडीज जरूर टेस्ट कराएं। हमें ल्यूकोडिप्लीटेड PRBC प्रेफर करना चाहिए, मतलब जिस खून में WBC को हटाकर संख्या 1 × 10⁶ से कम कर दी गई हो, ताकि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन लगभग ना या बहुत कम हो। जिन मरीजों में एलर्जिक रिएक्शन होने की संभावना है उन्हें वॉश्ड RBCs चढ़ानी चाहिए। हमें हर 2 से 5 हफ्ते पर मरीज को खून चढ़ाना चाहिए और उन बच्चों को जिनकी उम्र बढ़ रही हो या जिनको हृदय रोग हो उनको हर 2 हफ्ते पर भी खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। ध्यान रखना है कि खून चढ़ाने के बाद हीमोग्लोबिन 14 से 15 ग्राम% से ज्यादा ना हो। अब सबसे पहली बार खून तब चढ़ाएं जब हीमोग्लोबिन 6 से कम हो या बच्चे में खून की कमी से सांस फूलती हो और हृदय रोगी लक्षण आते हों। अगर थैलेसीमिया के साथ बच्चे की बढ़त में कमी हो और उसकी हड्डियां खून बनाने के कारण बहुत बढ़ गई हों, तो 7 से कम हीमोग्लोबिन होते ही खून चढ़ा दें। वो बच्चा जिसका हीमोग्लोबिन 2 हफ्ते के अंतराल में 7 ग्राम% से कम हो जाए, उसको बराबर खून चढ़ाने की जरूरत अवश्य पड़ेगी। खून चढ़ाने की दर 5 ml/kg/h हो और जिन बच्चों में हृदय संबंधी लक्षण आने लग गए हों, उनमें मात्र 2 ml/kg/h की दर से खून चढ़ाएं। साथ ही खून चढ़ाने से पूर्व HIV, HBV, HCV, मलेरिया, सिफिलिस और न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग अवश्य कराएं। नियमित रूप से खून चढ़ाए जाने की वजह से ऐसे बच्चों के शरीर में आयरन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और ये आयरन शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर एकत्रित होकर उन अंगों का फंक्शन रोकता है, जिसके कारण कार्डियोमायोपैथी, लिवर सिरोसिस और विभिन्न एंडोक्रीन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। 1 यूनिट PRBC चढ़ाने से लगभग 20 मिलीग्राम आयरन शरीर में बढ़ जाता है। शरीर में आयरन कितनी मात्रा में एकत्रित हो चुका है ये हम पता कर सकते हैं लिवर आयरन कॉन्सेंट्रेशन से, जिसके लिए हम लिवर बायोप्सी कर सकते हैं, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेस डिवाइस यूज कर सकते हैं या MRI करा सकते हैं। साथ ही हम सीरम फेरेटिन भी यूज कर सकते हैं, जिसके हमें ट्रेंड्स देखने चाहिए, क्योंकि सीरम फेरेटिन बुखार और कुछ अन्य इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स में वैसे भी बढ़ जाता है। एकत्रित आयरन के दुष्प्रभाव कम करने के लिए हम कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जो आयरन के साथ मिलकर किडनी के माध्यम से शरीर से निकल जाती है। इसे कहते हैं आयरन केलेशन थेरेपी और ये हम तब देना शुरू करते हैं जब कम से कम 10 से 15 बार बच्चे को खून चढ़ चुका हो, उसका सीरम फेरेटिन 1000 माइक्रोग्राम/लीटर से ज्यादा हो और बच्चा 2 वर्ष की उम्र से ज्यादा हो। साथ ही हम सीरम फेरेटिन का टारगेट 1000 से 2000 माइक्रोग्राम/लीटर रखना चाहते हैं। अब केलेशन थेरेपी 3 प्रकार की होती है। पहली प्रिवेंटिव, शरीर में आयरन एकत्रित होने की वजह से अंग खराब होने से पूर्व। रेस्क्यू, जब अंग खराब होने की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी हो। और इमरजेंसी, जब आयरन एकत्रित होने की वजह से दिल फेल होने के लक्षण आने लग गए हों। अब आयरन केलेशन थेरेपी का रिस्पॉन्स इसकी टोटल डोज और ड्यूरेशन पे सीधी तौर पर निर्भर होता है और खून किस दर से चढ़ाया जा रहा है इस बात पर भी। आयरन हार्ट से भी पहले लिवर में एकत्रित होता है और 8 वर्ष की आयु के पूर्व तो हार्ट में लगभग कभी भी नहीं, और हार्ट से केलेशन थेरेपी से आयरन जल्दी निकल जाता है बनिस्पत लिवर के। तो ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया शेयर करें। थैंक यू।